रूस के यूक्रेन के शहरों पर हमले जारी हैं। रूस ने खार्किव में मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट हमले किए हैं। खार्किव में एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन की पुलिस ने दावा किया है कि रूस की बमबारी के बायस कम से कम 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर रूसी फौजी मशरक़ी यूक्रेन में दाखिल हो गई हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की मुतादिद जंगी तैयारों को और 50 फौजी को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के साथ सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता करने का ऐलान किया है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के नतीजे में वहां अफरा तफरी का माहौल है। कैफ समेत दीगर शहरों से लोग महफूज मकामात को मुंतकिल हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ का निफाज कर दिया गया है। फ़िज़ाई खदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। ख्याल है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन में फ़ौजी ऑपरेशन का ऐलान किया था। पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन के फ़ौजियों से हथियार डालकर घरों को जाने को कहा। कौम से खिताब में पुतिन ने मज़ीद कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखता। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। यूक्रेन के बड़े बाजारों में लोग बड़ी तादाद में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। जो जरूरी के सामान है लगभग खरीद ही लिए हैं। और हिंदुस्तान ने यूक्रेन में मौजूद अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी है, जहां हैं वहीं रहें। कैफ का सफ़र करने वालों से अपील की गई कि वो अपने अपने मकाम को लौट जाएं, खुसूसन महफूज जगहों को मुंतकिल हो जाएं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच वहां फंसे करीब 20,000 छात्रों की सुरक्षा भारत के लिए सबसे अहम है। इसको लेकर भारत ने आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मुद्दे को उठाया है और ये कहा है कि उनकी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। हालांकि आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बीच वहां पे एयर स्पेस पूरी तरह से बंद हो गया है, तो ऐसे में ऑल्टरनेटिव रूट्स इवैक्यूएशन प्लान पर फिलहाल काम चल रहा है ताकि वहां से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली में यूक्रेनियन दूतावास के बाहर और अब से कुछ देर पहले यूक्रेन के राजदूत ने गुहार लगाई है प्रधानमंत्री मोदी से कि उनकी बात प्रेसिडेंट पुतिन सुनेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को बात करनी चाहिए पुतिन से और यूक्रेन के राष्ट्रपति से ताकि इस जंग को रोका जा सके। लेकिन इसी बीच भारत के लिए सबसे अहम बात है कि वहां पर फंसे जो भारतीय छात्र हैं जो इस वक्त बहुत पैनिक में हैं, उनको वहां से सुरक्षित निकालना, जिसको लेकर भारत की तरफ से रशियन स्पीकिंग ऑफिशियल्स को तैनात किया गया है यूक्रेन में ताकि वहां पर वो लोकली बात कर सके और सभी भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए कदम उठा सके। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों में तशवीश की लहर है। हिंदुस्तानी तलबा हुकूमत से मदद की आस लगाए बैठे हैं। वहीं शिवसेना ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारत खाना बंद है और तलबा बेआरो मददगार हैं। हम लोग रात भर से यहाँ पे आए हुए हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे और कुछ भी नहीं है और एम्बेसी को जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब हमें जवाब दीजिए, हम करें क्या? एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है। मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है। हम कहाँ जाएं मतलब? और हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना है, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए। हम सेफ इंडिया जाना है, जरूरी हमें इंडिया जाना है। हिंदुस्तान में यूक्रेन के सफीर ने भारत से मदद की अपील की। यूक्रेन के सफीर ने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात करें और उन पर जंग रोकने के लिए दबाव डालें। यूक्रेनी सफीर ने कहा कि हिंदुस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। One of the
One of the most powerful and respected world leaders is Modi ji. We are expecting that Modi ji will try to influence somehow Putin. We shall be also most grateful to the Modi ji for some words of support and maybe practical assistance to Ukraine. So your request for Indian Ministry of External Affairs? I already conveyed Yes. my proposals that India should be much more active in this case, taking into account the special, privileged, strategic partnership between India and Russia. There are very few nations in the world which can influence Russia. India is among them. जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरएसपुरा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। आरएसपुरा अरनिया के इलाके में पाक एजेंसी आईएसआई की हिदायत पर ड्रोन की सरगर्मियों और पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द तंजीमों लश्कर तैयबा और टीआरएफ की तरफ से असलहा और गोला बारूद गिराने से मुताल्लिक मिली इनपुट की बुनियाद पर एसओजी और जम्मू पुलिस की जानिब से आरएसपुरा सब डिवीजन के अरनिया इलाके में खुसूसी तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया और तलाशी ऑपरेशन के दौरान रात के औकात में ड्रोन के जरिए गिराए गए असलहा और गोला बारूद के 3 डब्बों को रेवा गांव से तलाशी पार्टी ने बरामद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर अशिया जब्त की। इस ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं जम्मू के आईजी मुकेश सिंह। मुकेश जी नमस्कार। सर, ये एक बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगी है। हो सकता है एक बड़ा मामला जो कुछ आतंकवादियों की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से होने वाला था, उसको काबू करने में आप कामयाब हुए हैं, लेकिन क्या जहां ये गिराया गया, जहां से ये बरामद किया गया है, वहां पर वहां के इलाके की क्या सूरत हाल है? वहां पर क्या कुछ आपको इनपुट है कि लोग वहां मौजूद हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते थे? जी, जैसा कि आपने बताया, ये कल रात को देर रात बीएसएफ ने एक ड्रोन की मूवमेंट देखी बॉर्डर के ऊपर जी, और उन्होंने उस ड्रोन पे फायरिंग की। हालांकि ड्रोन वापस चला गया जी। तो इसकी बुनियाद पे हमने वहां पे उस पूरे इलाके में, जिस इलाके से, जिस बॉर्डर के इलाके से ड्रोन अंदर आया था, वो हमने तलाशी शुरू की जी। और दौरान तलाशी हमें ये सारी जो है, जो ड्रोन के जरिए गिराई गई थी, ये सारा सामान जो गिराया गया था जी, वो रिकवर हमने किया है। अभी तलाशी उस इलाके की ओर चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो जी कि कोई और सामान भी वहाँ उस इलाके में ड्रॉप किया गया है जी। तो ये बड़ी कामयाबी है। ये ग्रामीण इलाका है, बॉर्डर से करीब 3-4 किलोमीटर अंदर पड़ता है जी, जहाँ से ये बरामद हुआ है। तफ्तीश इस सिलसिले में चल रही है जी। सर मुकेश सिंह जी, एक चीज़ ये कि जब भी इस तरह की चीज़ें ड्रोन के जरिए गिराई जाती हैं तो एक लोकेशन वहाँ पर पहले से, इसका मतलब ये है कि ड्रोन उसको तय कर लेता है, वहाँ गिराया जाता है। तो आसपास के इलाके में आप लोग किस तरह से सर्च करते हैं? किस तरह की आपको अंदेशे हैं कि इस इलाके में घुसपैठिए हों, या फिर अंदरूनी तौर पर इस इलाके में कुछ ऐसे लोग हों इसको कहीं दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं? तो क्या कुछ गिरफ्तारियाँ अभी तक आपके जहन में है कि यहाँ गिरफ्तारियाँ होंगी? उस इलाके की तलाश चल रही है। इसमें जो दौरान तफ्तीश हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो ड्रोन का जखीर, जो ड्रोन के जरिए जो सामान गिराया गया है, जो जखीरा बरामद हुआ है जी, उसका रिसीवर कौन था, उसकी तलाश चल रही है। उसमें कई सारे प्रयास किए जाते हैं, इंक्लूडिंग टेक्निकल इंटरवेंशन। वो कोशिश जारी है और जैसे ही इस आगे कोई कामयाबी मिलती है और इत्तला दी जाएगी आपको। जी मुशक जी, जिस तरह से ये हथियार, ये जो गोला बारूद, ये सारी चीज़ें आपने जब्त की हैं, आपको क्या लगता है इस तरह की चीज़ें जब यहाँ पहुँचती हैं तो क्या चीज़ें टारगेट होती हैं? और जिस मकाम से ये आपने बरामद किया है, आसपास के इलाके में क्या टारगेट हो सकता था? आपको क्या कुछ अंदेशा है? जो अगर आपने वो देखा होगा जो बरामद किया गया सामान, तो जी जी बिल्कुल, 3 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं जो असेंबल्ड हालत में है। जी जी, यानी कि अगर कोई इसको लगा के इस्तेमाल करना चाहे तो वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है और बम धमाका हो सकता था जी। इसके अलावा कुछ पिस्टल और ग्रेनेड्स भी बरामद हुए हैं, जो ये दिखाता है कि शायद इनकी मंशा कोई हो सकता है टारगेट किलिंग की हो, या किसी किस्म की स्पेसिफाइड लोकेशन पे ग्रेनेड धमाका करना हो। इस किस्म की उनकी मंशा हो सकती है। जी, तफ्तीश इस सिलसिले में चल रही है। जैसे ही हमें
जो रिसीवर का पता लगेगा तो उससे और मजीद खुलासे हो सकेंगे। जी मुकेश सिंह जी, अभी आपने बरामद कर लिया, एक बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगी है, लेकिन अब इसके बाद आसपास के इलाकों में क्या गश्त होगी, क्या कुछ पाबंदियां होंगी, क्या प्लान है आपका? ये बॉर्डर ग्रिड हमारा बहुत दिनों से ये फंक्शनल है और अलर्ट नोटिस पे रहता है हमेशा जी। जिसका नतीजा है कि बॉर्डर में बीएसएफ भी अलर्ट थी, उन्होंने ड्रोन के मूवमेंट को देखा, उस पर फायरिंग भी की जी। उसी की सीक्वल में जो पीछे की ग्रिड जो हमारे हवाले आती है, जो हमारे जुरिडिक्शन एरिया में पड़ती है, वहां पे हमने तलाशी की और उसी का नतीजा है कि ये सामान बरामद हुआ है जी। हमारी बॉर्डर ग्रिड एग्जिस्ट कर रही है और मजबूत है जी। और सक्षम है कि हम किसी तरह की जो है, पहले भी कई सारे जखीरे बरामद हुए हैं जी जी। तो हम इस तरह के जो आतंकियों की कोशिश होती है उसको नाकाम करने की पूरी क्षमता रखते हैं। जी शुक्रिया मुकेश सिंह जी, आपने तफसील से बात की न्यूज़ 18 उर्दू से। धन्यवाद। तो आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद मुंबई में एहतजाज शुरू हो गया है। महाविकास अघाड़ी के लीडरों ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम कहा है। महाविकास अघाड़ी के लीडरों ने महाराष्ट्र के सड़कों पर एहतजाज किया। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाविकास अघाड़ी मैदान पर उतर चुके हैं। हम आपको तस्वीर दिखाएं कि मुंबई में मंत्रालय गार्डन में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी के जितने भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, सुप्रिया सुले, अजित पवार, बाला साहब थोराट, तमाम नेता जो है यहाँ पर मौजूद है, छगन भुजबल, अजित पवार, यहाँ पर सभी वो चेहरे मौजूद हैं और इन सभी का एक विरोध प्रदर्शन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई है वो गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है। देखिए, जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत है। देश के डेमोक्रेसी में इस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा या पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की जो भूमिका जो नजर आ रही है वो निश्चित उचित नहीं है। राजनीति का जो दर्जा है, लेवल है, वो बहुत ही गिर गया है। ये नगर पालिका में भी नहीं होता, उससे भी बदतर ये सिचुएशन देश में या महाराष्ट्र में निर्माण करने का प्रयास की जा रहा है। मतभेद हो सकती है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर ऐसी स्थिति में अपने विरोधी दल को कुचलने की जो रणनीति है या राजनीति है तो निश्चित तौर पर देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में ठीक नहीं है। खिलाफ बात करता है या उनके जो ये समीर वानखेड़े है या और कोई है, ये जो क्या कर रहे हैं, ये सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है, तो इसका मुंह कैसा बंद करना है? तो बस ये लगा दिया, फरवरी में और एक एफआईआर कर दिया और एफआईआर अलग और अरेस्ट हो रही है अलग। अब देखिए तो कैसा कहाँ का कहाँ जो है कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ नवाब मलिक का और ये आतंकवादी लोग जो है इनका कोई संबंध नहीं है और ये जानबूझकर उसकी जो है अरेस्ट ये सही है ये बताने के लिए दाऊद को बीच में ला रहे हैं। 7 साल इनकी सरकार थी ना, तब आपको टेरर आगे दिखा। जब से नवाब भाई इनके खिलाफ बोलने लगे तब से टेररिस्ट हो गए। तो इनके साथ बोले तो आप अच्छे आदमी, इनके खिलाफ बोले तो टेररिस्ट। और ये तो किसानों को भी टेररिस्ट कह चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? सेम जब लड़ रहे थे तब इन्हीं के एक मंत्री ने किसानों को टेररिस्ट कहा था। अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर के शिवसेना, एनसीबी और कांग्रेस यानी महाविकास अघाड़ी और बीजेपी आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि नवाब मलिक को इस्तीफा देना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार यानी महाविकास अघाड़ी का मानना है कि नवाब मलिक इस्तीफा नहीं देंगे। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। यहां रुकेंगे एक ब्रेक, ले ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, हिंदुस्तान की रूस यूक्रेन जंग पर गहरी नजर। जी हां, हिंदुस्तान की रूस यूक्रेन जंग पर गहरी नजर। पीएम मोदी करेंगे आला सतह की मीटिंग में वज़ीर दाखिला, वज़ीर खजाना, एनएसए होंगे शामिल। मीटिंग में दिफा से जुड़े सीनियर ओहदेदार भी शामिल होंगे। यूपी दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी मीटिंग करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, यूक्रेन रूस की जंग पर गहरी नजर। हिंदुस्तानी सरकार के पीएम मोदी इस पूरे मामले पर आला सतही मीटिंग करेंगे और यूपी दौरे से लौटने के बाद इस पर पीएम मोदी मीटिंग करेंगे, जिसमें वज़ीर दाखिला, वज़ीर खजाना,
NSA होंगे शामिल। मीटिंग में दिफा से जुड़े सीनियर ओहदेदार भी शामिल होंगे, क्योंकि यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और कई लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन के सफीर ने भी वजीर आजम मोदी से कहा कि इस मामले पर, यानी जंग को रोकने के मामले पर मोदी सरकार बेहतर किरदार अदा कर सकती है। इसलिए यूक्रेन के सफीर ने भी नरेंद्र मोदी से अपील की कि रूस पर दबाव बनाया जाए जंग को रोकने के लिए। और इसी मामले पर अब हिंदुस्तान की रूस यूक्रेन जंग पर नजर है। पीएम मोदी इस पूरे मामले पर आला सतह की मीटिंग करेंगे यूपी दौरे से लौटने के बाद, जिसमें वज़ीर दाखिला, वज़ीर खजाना और NSU के लोग भी शामिल होंगे। और मीटिंग में दिफा से जुड़े सीनियर ओहदेदार शामिल होंगे ताकि जो हिंदुस्तानी हैं उनकी कैसे मदद की जाए यूक्रेन, और साथ ही रूस पर किस तरह का दबाव जंग को रोकने के लिए बनाया जा सकता है। जैसा कि यूक्रेन के सफीर ने मोदी सरकार से अपील की कि इस जंग को रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाया जाए, और मोदी सरकार से उन्हें उम्मीद है कि अहम किरदार हिंदुस्तान इस जंग को रोकने के लिए अदा कर सकता है। और आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में हिजाब के लिए मुस्लिम लड़कियों का मुतालबा जारी है। आज भी चंद मकामात पर हिजाब के लिए तालिबात ने इजाजत तलब की है। उडुपी के MGM कॉलेज में हिजाब के साथ आने वाली लड़कियों को दाखिला नहीं मिला। कॉलेज में दाखिला न मिलने के बाद लड़कियां गेट पर ही खड़ी रहीं। उडुपी की MGM कॉलेज की तालिबात का बयान है कि हमें कॉलेज कैंपस में दाखिल होने नहीं दिया गया। हिजाब के सिलसिले में डिग्री और PG कॉलेजों को कोई हिदायत जारी नहीं हुई है, लेकिन हमें हिजाब के साथ दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। भारी बर्फबारी के बाद गुज़श्ता रोज श्रीनगर हवाई अड्डे से तमाम परवाजें मनसूख हो गई थी। आज मौसम में बेहतरी आई और दोपहर को परवाजों का सिलसिला बहाल हो गया। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक विजिबिलिटी में बेहतरी आई है। इसके बाद परवाजों का सिलसिला बहाल हुआ। ताहम सुबह से ही मौसम खराब था। ऐसे में सुबह कुछ परवाजें मनसूख हुई और कई ताखीर से चल रही हैं। उधर एयरपोर्ट रोड पर भारी ट्रैफिक जैम देखा गया। इसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। कई मुसाफिर पैदल चलते हुए एयरपोर्ट की जानिब रुख करते देखे गए। बहुत ज्यादा पड़ा, रेड लाइट से कब जाम मिला, कहाँ से? रेड लाइट से जो नीचे गाड़ी छोड़ के हम जा रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहेंगे कि इसका कुछ संविधान निकाल दो। बहुत ट्रैफिक जाम है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस साइड देखा क्या पूरा बंद है, और जितने भी पैसेंजर गाड़ियां आ रही है उधर से एक लाइन में छोड़ रहे हैं खाली। आप देखो, अगर VIP गाड़ी आएगी 2 से 3 1 घंटे में आएगी, और इन्होंने पूरा जो रोड है बाहर जो नीचे थाना है वहाँ से पूरा बुला करके मेन गेट तक रखा है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम खुदारा इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। भारी बर्फबारी के बाद गुज़श्ता रोज श्रीनगर हवाई अड्डे पर तमाम तरह जो परवाजें हैं वो मुअत्तल हुई थी। आज दूसरे दिन जो अब तक की परवाजें हैं वो ताखीर से चल रही है। ताहम अभी मौसम में बेहतरी आई है, विजिबिलिटी बेहतर हुई है, 1500 मीटर की विजिबिलिटी है। और उसके बाद जो बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे श्रीनगर से परवाज़ों का सिलसिला वो शुरू हुआ है, बहाल हुआ है, और लोग अपनी अपनी टिकट अपने अपने टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये हुमामा एयरपोर्ट का रोड है, इस पे भारी ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम है, क्योंकि सड़कों से पूरी तरह से बर्फ नहीं हटाया गया है। ऐसे में जब परवाजें भी मुअत्तल थी और अब दोबारा बहाल हुई है, तो लोग अब आए हैं एयरपोर्ट की जानिब रुख कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो यहाँ पे ट्रैफिक जाम है वो लग चुका है। इंतजामिया भी इसे निकालने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह ये भी है, जो सड़क के किनारे हैं उन पर अभी भी बर्फ जमा है। लोगों का कहना है कि वो कई देर से इस ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, वो एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं, उनकी फ्लाइट है, उन्हें फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन ऐसे में जब ट्रैफिक जाम है उनको मुश्किलात का सामना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हुमामा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश कल यानी 25 फरवरी से शुरू होने वाला है। एग्जीबिशन सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि कोरोना के केसेस में कमी के बायस नुमाइश को खोलने का फैसला लिया गया। इस साल 200 स्टॉल्स को कम करते हुए 1400 स्टॉल्स लगाने की इजाजत दी गई है। ख्याल रहे कि कुल हिंद सनती नुमाइश हर साल 1 जनवरी तक 15 फरवरी मुनक्किद की जाती है। इस साल भी 1 जनवरी को इफ्तिताह अमल में आया, लेकिन कोरोना के केसेस में इजाफे के बायस एक दिन बाद यानी 2 जनवरी को नुमाइश को बंद करने का हुकूमत ने फैसला लिया। वाज़ेह है कि 1938 में निज़ाम मीर उस्मान अली खान के दौर में नुमाइश का आगाज हुआ था।
एक ज़हीन की पहचान छोटी उम्र से होती है। बायजूस यंग सीजन 2 हम ऐसे कई बच्चों से मिले जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। इस हफ्ते हम विनिशा उमाशंकर और अधिराज चौधरी से मिलेंगे। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. When I came up with the solar ironing cart, I was barely 12 years old. And the idea came to me when I saw an ironing vendor using charcoal. This happens every day, but I thought it was an overlooked problem. I figured out that charcoal causes so many environmental problems. All of this seemed wrong to me. I did 6 to 7 months of continuous research about the problem, and then after 1 year, I came up with the solar ironing cart. I'd like to curb our energy crisis and make the world a better place to live in for our future generations. मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। सितार मेरी लाइफ में आया जब मैं 6 साल का था। मैं अपने घर का 3rd जनरेशन सितार प्लेयर हूँ। हम जयपुर सैनिया घराने से है, जिसका चलन मसीद सेन जी ने करा। हमारे घराने का जो सितार होता है वो 17 फ्रेट का होता है। अधिराज अपने एज के हिसाब से काफी अच्छा बजाता है, जैसे लगता है कोई एक्सपीरियंस कोई सितारिस्ट ऐसा अपना परफॉर्म कर रहा है। अभी जैसे अधिराज के फादर भी नहीं रहे, उनके ग्रैंडफादर भी नहीं रहे, तो अधिराज ने अपने अंदर ठान लिया है कि उसका जो ये लेगेसी है, 17 फ्रेटेड सितार का जो ट्रेडिशन है हमारा, उसे वो आगे ले जाना चाहता है। जैसे कि मेरे दादाजी ने किया और मेरे पिताजी ने किया, और मुझे वर्ल्ड लेवल पर भी सितार बजाना है। ख़वातीन को अक्सर हुजूम वाली जगह पर वॉशरूम तलाश करना मुश्किल हो जाता है। वोलो एक ऐसा ही समाजी इदारा है जिसने इस मसले का हल तलाश कर लिया है। ये ऐप आपको साफ टॉयलेट तलाश करने में मदद करता है। देखिए मिशन पानी की ये रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। हमको बचानी है ये जिंदगानी। Finding a washroom for an urban woman is extremely difficult thing whenever they are out for work or leisure. Wooloo is exactly solves this problem. Wooloo is a low discovery platform that aggregates washroom in commercial establishment like restaurants, cafes, stores or any shop for that matter. Wooloo certifies them for safety and hygiene with its technology and IoT devices, and then Wooloo upload them on their app with geotagging using Google Map. And whenever a lady she downloads the app and open the app, she can easily locate a washroom nearest to her and get navigated to it. This is one part of it. After using the washroom, we have used a lot of reward point mechanism for a lady to gain a lot of reward points and use those and redeem those points on Wooloo's e-commerce store, and that's the circularity of Wooloo project. Powder room is a combination of washrooms. It has got a cafe and has got a store in it, which is a women-centric product. So far, Wooloo has 15,000 plus users, and each user have used the facility every month around 8 to 10 times, and that's just the beginning. Wooloo have 1,200 certified washrooms, WA certified washrooms in Mumbai, and we have begun our powder room journey from here. Going forward, Wooloo will have 2,000 plus Wooloo powder rooms and 500,000 certified washrooms across 200 cities of India. Wooloo has revolutionized the way modern sanitation and hygiene access in India is concerned, and we will just say go bindas, Wooloo hai na. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है